स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम रूप विज्ञान या पद विज्ञान की चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। रूप या पद का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। यहाँ पहला प्रश्न ये उठता है कि पद या रूप क्या है। भाषा की इकाई वाक्य है, अर्थात भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वाक्य के खंड शब्द होते हैं और शब्द की ध्वनियाँ। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनता है और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। यहाँ शब्द का सामान्य या शिथिल प्रयोग है। इसका आशय यह है कि शब्दों के दो रूप हैं। एक तो शुद्ध रूप है या मूल रूप है जो कोश में मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के संबंध तत्व से युक्त होता है। यह दूसरा वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद या रूप कहलाता है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद या रूप कहलाता है। संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रातिपदिक कहा गया है और संबंध स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तत्व को प्रत्यय। हम उदाहरण द्वारा समझते हैं कि हिंदी तथा अंग्रेजी आदि भारोपीय कुल की आधुनिक भाषाएं भी कुछ अंशों में इस प्रकार की हो गई है। उदाहरण के लिए लड्डू हिंदी का एक शब्द है। इसे वाक्य में रखना हुआ तो बिना किसी परिवर्तन के या विभक्ति आदि लगाकर पद बनाए बिना ही रख दिया, जैसे लड्डू गिरता है। और लड्डू ने वाक्य में जाते ही अपने स्थान के कारण यहाँ कर्ता का स्थान है, अपने को पद बना लिया और उसका अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट हो गया। दूसरी ओर राम लड्डू खाता है में भी वही लड्डू है, लेकिन स्थान विशेष के कारण यहाँ उसके संबंध और प्रकार के हो गए हैं। वह कर्ता न होकर कर्म है। शब्द क्या होते हैं? शब्द का रूप विज्ञान या पद विज्ञान में क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम करते हैं। पद शब्द पर ही आधारित होते हैं, किंतु एकाक्षर परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता। उनमें तो केवल एक ही इकाई होती है जिसमें विकार कभी नहीं होता और जिसे धातु, शब्द या पद सब कुछ कह सकते हैं। कुछ प्रश्लिष्ट योगात्मक अर्थात पूर्ण भाषाओं में पूरे वाक्य का ही शब्द बन जाता है। ऐसे शब्दों पर भी विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही शब्द सा है। वे असल में वाक्य ही हैं। ये वाक्य जिन शब्दों से बनते हैं वे भी एक प्रकार से
बने बनाए शब्द हैं। शेष अधिकतर भाषाओं में शब्द की रचना धातुओं में पूर्व, मध्य या पर अर्थात आरंभ, बीच या अंत में प्रत्यय जोड़कर होती है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्द का विश्लेषण धातुओं तक किया जा सकता है। धातुएं विचारों की द्योतिका होती हैं। शब्द बनाने के लिए उपसर्ग, पूर्व प्रत्यय और प्रत्यय दोनों की आवश्यकता अनुसार जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जोड़ने से मूल के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विहार, संहार, परिहार आदि में प्रत्यय जोड़कर उसी के अर्थ के शब्द या पद बनाए जाते हैं। जैसे क्र धातु में त्रिश प्रत्यय जोड़ने से कृत शब्द बना। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो सीधे धातु में जोड़ दिए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे को तद्धित कहते हैं। तद्धित को धातु में कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जोड़ा जाता है। पद को जब हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो उसका सार निकलता है कि शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। अयोगात्मक भाषाओं में पद नाम की शब्द से कोई अलग वस्तु नहीं होती। वहाँ शब्द स्थान के कारण पद बन जाता है। योगात्मक भाषाओं में पद बनाने के लिए शब्द में संबंध तत्व के जोड़ने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ हम शब्द और पद के बीच संबंध तत्व होता है और ये संबंध तत्व क्या होता है। वाक्य में दो तत्व संबंध और अर्थ होते हैं। दोनों में प्रधान अर्थ तत्व है। दूसरे को संबंध तत्व कहते हैं। संबंध तत्व का कार्य है विभिन्न अर्थ तत्वों का आपस में संबंध दिखलाना। उदाहरणार्थ एक वाक्य लिया जा सकता है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में चार अर्थ तत्व हैं, राम, रावण, बाण और मारना। वाक्य बनाने के लिए चारों अर्थ तत्वों में संबंध तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यहाँ चार संबंध तत्व भी हैं। ने संबंध तत्व वाक्य में राम का संबंध दिखलाता है और इसी प्रकार को और से क्रम से रावण और बाण का संबंध बतलाते हैं। मारना से मारा पद बनाने में संबंध तत्व इसी में मिल गया है। संबंध तत्व के प्रकार। संबंध तत्व के प्रकारों पर हम विचार करते हैं। पहला संबंध तत्व के प्रकार में पहला शब्द स्थान, दूसरा शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना या शून्य संबंध तत्व जोड़ना, तीसरा स्वतंत्र शब्द, चौथा ध्वनि प्रतिस्थापन, पांचवा ध्वनि द्विरावृत्ति, छठा ध्वनि वियोजन, सातवां आदि सर्ग, पूर्व सर्ग या पूर्व प्रत्यय, आठवां मध्य सर्ग या मध्य प्रत्यय, नवां अंत सर्ग, विभक्ति प्रत्यय या अंत्य प्रत्यय और दसवां ध्वनि गुण, बलाघात या सुर। पहले हम शब्द स्थान पर आते हैं। शब्दों का स्थान भी कभी कभी संबंध तत्व का कार्य करता है। संस्कृत के समासों में यह बात प्राय देखी जाती है। कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। राज सदन, राजा का घर, सदन राज, घरों का राजा, ग्राम मल्ल, गांव का पहलवान, मल्लग्राम, पहलवानों का ग्राम। यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान परिवर्तन से
संबंध तत्व में अंतर आ गया है और अर्थ बदल गया है। अंग्रेजी में भी स्थान कभी कभी संबंध तत्व का काम करता है, जैसे गोल्ड मेडल। इसमें यदि दोनों का स्थान पलट दें तो यह भाव नहीं व्यक्त होगा। पावर हाउस तथा लाइट हाउस आदि भी ऐसे ही उदाहरण हैं। राजमहल, डाकघर, मालबाबू इसी के उदाहरण हैं। यहाँ स्थान विशेष पर होने से भी राज, डाक और माल शब्द संज्ञा होते हुए भी विशेषण का काम कर रहे हैं और इस प्रकार उनके साथ शब्दों से विशिष्ट संबंध स्पष्ट है। वाक्यों में भी स्थान से संबंध तत्व स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण स्वरूप नगो त नी चीनी भाषा में है, हिंदी भाषा में मैं तुम्हें मारता हूँ। अंग्रेजी तथा हिंदी में भी इसके उदाहरण मिल जाते हैं। मोहन किल्ड राम, राम किल्ड मोहन। कहना ना होगा कि पहले वाक्य में मोहन और राम का संबंध दूसरा है, पर स्थान के परिवर्तन मात्र से ही दूसरे वाक्य में वाक्य पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हिंदी में चावल जल रहा है, मैं चावल खाता हूँ। इन दोनों वाक्यों में बिना किसी विभक्ति के केवल चावल शब्द है, पर स्थान की विशिष्टता के कारण वो दोनों में दो प्रकार का संबंध दिखला रहा है। पहले में कर्ता है तो दूसरे में कर्म। शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना या शून्य संबंध तत्व जोड़ना। कभी कभी कोई भी संबंध तत्व न लगाकर शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना भी संबंध तत्व का बोधक होता है। अंग्रेजी में सामान्य वर्तमान में प्रथम पुरुष एक वचन आई गो तथा सभी बहुवचनों वी गो, यू गो, दे गो में क्रिया की ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में शिप का बहुवचन शिप ही है। संस्कृत में ऐसी संज्ञाएं जैसे वर्णिक, भूभृत, मरुत, विद्युत, वारी, दधी, विद्या, नदी, स्त्री कम नहीं है, जिनका अविकृत रूप ही प्रथमा एक वचन का द्योतक है। आधुनिक भाषा विज्ञान वेताओं ने स्पष्टता के लिए ऐसे रूपों को शून्य संबंध तत्व युक्त रूप कहा है। तीसरा, स्वतंत्र शब्द। संसार की बहुत सी भाषाओं में स्वतंत्र शब्द भी संबंध तत्व का कार्य करते हैं। हिंदी के सारे परसर्ग या कारक चिन्ह ने, को, से, पर, में, का, की, के इसी वर्ग के हैं और उनका कार्य दो या अधिक शब्दों का वाक्य या वाक्यांश या शब्द समूह में संबंध दिखलाना ही है। अंग्रेजी के टू, टीओ, फ्रॉम, FROM, ऑन, ON तथा इन, IN आदि भी इसी श्रेणी के शब्द हैं। संस्कृत के इति, आदि, एव तथा च आदि भी ऐसे ही शब्द हैं। चीनी में रिक्त, एम्पटी और पूर्ण, फुल दो प्रकार के शब्द होते हैं। रिक्त शब्दों का प्रयोग संबंध तत्व दिखलाने के लिए ही होता है। कभी कभी दो स्वतंत्र शब्दों का भी प्रयोग संबंध तत्व के लिए होता है। हिंदी का एक वाक्य लें, अगर पिताजी की नौकरी छूट गई तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी। इसमें अगर और तो इसी प्रकार के शब्द हैं। हालांकि, मगर, न, जो, त्यों, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ध्वनि प्रतिस्थापन। इसके अंतर्गत
3 उपभेद किए जा सकते हैं: स्वर प्रतिस्थापन, व्यंजन प्रतिस्थापन, स्वर व्यंजन प्रतिस्थापन। केवल स्वरों में परिवर्तन से भी कभी कभी संबंध तत्व प्रकट किया जाता है। कुछ भाषा विज्ञान वेत्ताओं ने इसी को अपश्रुति द्वारा संबंध तत्व प्रकट होना कहा है। व्यंजन प्रतिस्थापन में सेंड से सेंट, एडवाइस से एडवाइस देखे जा सकते हैं। जा से गया, बी से एम या इज, गो से वेंट स्वर व्यंजन प्रतिस्थापन के उदाहरण हैं। ध्वनि द्विरावृत्ति। कुछ ध्वनियों की द्विरावृत्ति से यानी दोबारा आवृत्ति से कभी कभी संबंध तत्व का काम लिया जाता है। ये द्विरावृत्ति मूल शब्द के आदि, मध्य, अंत तीनों स्थानों पर पाई जाती है। ध्वनि वियोजन। कभी कभी कुछ ध्वनियों को घटाकर या निकालकर भी संबंध तत्व का काम लिया जाता है। आदिसर्ग, उपसर्ग या पूर्व प्रत्यय। मूल शब्द या प्रकृति के पूर्व कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत सी भाषाओं में बनते हैं, किंतु संबंध तत्व के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता। संस्कृत भूतकाल की क्रियाओं में आरंभ में लगाते हैं, जैसे अगच्छत, अचोर्यत। मध्यसर्ग, मध्य प्रत्यय। कभी कभी संबंध तत्व मूल शब्द के बीच में भी आता है। मूल शब्द और प्रत्यय या उपसर्ग के बीच में यदि संबंध तत्व आए तो उसे सच्चे अर्थ में मध्यसर्ग नहीं कहा जा सकता। संस्कृत में गम्यते में ग गम धातु के बाद आया है, अतः ये प्रत्यय है, मध्यसर्ग नहीं। उदाहरणार्थ दल मारना, दपल परस्पर मारना। मंझी मुखिया और पंझी मुखिया लोग। मध्य सर्ग के साथ कभी कभी अंत सर्ग का भी प्रयोग होता है। अरबी में भी इसके उदाहरण पर्याप्त हैं, जैसे कतब से किताब या कुतुब। अंत सर्ग विभक्ति प्रत्यय या अंत्य प्रत्यय, इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों के बनाने में प्रायः इसी का प्रयोग होता है। राम प्लस विसर्ग सु, रामः। फल धनात्मक चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, कोष्टक में सु बराबर फलम। हिंदी में भी इसका प्रयोग खूब होता है। ध्वनि गुण बलाघात या सुर। बलाघात तथा सुर भी संबंध तत्व का काम करते हैं। सुर का उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी भाषाओं में मिलता है। दो या दो से अधिक को एक साथ सम्मिलित कर संबंध तत्व का काम लिया जाता है, जैसे कत्ल मारना से मकतूल जो मारा जाए, तकातुल एक दूसरे को मारना, कुताल कत्ल करने वाला, मुकातला आपस में लड़ना, मक्तल कत्ल करने की जगह है और तकलील बहुत कत्ल करना। यदि एक सुर में कहा जाए तो अर्थ होगा मैं मार डालूंगा, पर यदि त का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा मैं नहीं मरूंगा। बलाघात
तथा स्वराघात का संस्कृत, स्लेवोनिक, लिथुआनियन तथा ग्रीक में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और गहराई में जाते हैं तो हम अध्ययन करते हैं कि संबंध तत्व और अर्थ तत्व का आपस में संबंध है। ये संबंध हमें विविध रूपों में दिखाई देता है, जैसे पूर्ण संयोग, अपूर्ण संयोग, दोनों स्वतंत्र और संबंध तत्व का आधिक्य। पूर्ण संयोग में कुछ भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक मिले रहते हैं। जैसे अरबी में कत्ल में केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसमें दोनों तत्व एक में मिले हों, जैसे कातिल, कत्ल, यक्तुल, उत्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ और संबंध ये दोनों ही तत्व एक में मिले रहते हैं, अतः एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं, किंतु मिलन अपूर्ण होता है और इस कारण संबंध और अर्थ तत्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं। अंग्रेजी की निर्मल क्रियाएं ईडी लगाकर भूतकाल में परिवर्तित की जाती हैं। उनमें दोनों तत्व मिले रहने पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे आस्क्ड ASKED, टाक्ड TALKED, किल्ड KILLED इत्यादि। कुछ भाषाओं में दोनों तत्वों की सत्ता पूर्णतः स्वतंत्र होती है। चीनी भाषाओं में दो प्रकार के शब्द होते हैं, पूर्ण शब्द और रिक्त शब्द। रिक्त शब्दों का प्रयोग सर्वदा तो नहीं होता क्योंकि यह स्थान प्रधान भाषा है, पर कभी कभी अवश्य होता है। भारोपीय परिवार के प्राचीन इति, आउ आदि तथा नवीन ने, को, से, टू आदि भी इसी प्रकार से ऐसे ही रिक्त शब्द हैं। क वर्ग में दोनों तत्व स्वतंत्र होते हुए भी साथ साथ थे। वाक्य में संबंध तत्व का स्थान अर्थ तत्व के पास ही कहीं था, पर कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिसमें दोनों तत्वों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है। संबंध तत्वों की अधिकता भी कुछ भाषाओं में पाई जाती है। इसका फल यह होता है कि वाक्य में प्रति शब्द के साथ एक संबंध तत्व रहता है और एक के स्थान पर 3-3, 4-4 संबंध तत्व प्रयोग में आते हैं। हिंदी आदि में केवल संज्ञा के साथ बहुवचन की विभक्ति लगाने से काम चल जाता है, किंतु कई भाषाओं में संज्ञा के सभी विशेषणों में भी विभक्ति लगानी पड़ती है। हिंदी में संबंध तत्व किस तरह से काम आते हैं? हिंदी में अनेक प्रकार के संबंध तत्व हैं। का, को, से, में, ने आदि चीनी की भांति रिक्त शब्द हैं। वाक्य में किसी हद तक कर्ता, क्रिया, कर्म का स्थान भी निश्चित सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट होने वाला संबंध तत्व भी है। बातचीत करते समय वाक्यों में स्वराघात के कारण भी कभी कभी परिवर्तन हो जाता है, जैसे काकू प्रकृति मैं जा रहा हूँ तथा मैं जा रहा हूँ में अंतर है। इसी प्रकार धातु तथा उसके आज्ञा रूप जैसे चल चल, पीपी आदि में भी बलाघात का ही अंतर है। अपश्रुति के उदाहरण के लिए कुकर्म से कुकर्मी, घोड़ा से घोड़ी तथा कर्ता से कर्ती आदि कुछ शब्द लिए जा सकते हैं। इस रूप में अनेक प्रकार के संबंध तत्वों के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में मिल सकते हैं, पर प्राधान्य केवल एक या दो प्रकार के संबंध तत्व का ही होता है। हिंदी में स्वतंत्र शब्द
तथा स्थान से प्रकट करने वाले संबंध तत्वों का प्राधान्य है। भाषा में संबंध तत्व द्वारा प्रमुखतः काल, लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक आदि की अभिव्यक्ति होती है। जैसे काल के वर्तमान, भूत और भविष्य 3 भेद हैं। फिर इन कालों की क्रियाओं के पूर्णता, अपूर्णता तथा भाव या अर्थ आदि के आधार पर सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान आदि बहुत से उपभेद हैं। क्रिया में विभिन्न प्रकार के संबंध तत्व जोड़कर ही काल इन भेदों और उपभेदों की सूक्ष्मताओं को प्रकट करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के संबंध तत्वों से काम लेना पड़ता है। कहीं तो स्वतंत्र शब्द जोड़कर, जैसे आई शेल गो, काम चलाते हैं। कहीं इड, ईडी जोड़कर ही वाग्ड, भाव व्यक्त करना पड़ता है। कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व का पता ही नहीं चलता। जैसे हिंदी में जा से गया या अंग्रेजी में गो से वेंट। कुछ अन्य तरह के संबंध तत्वों का भी इसके लिए प्रयोग होता है। लिंग पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो संबंध तत्व में लिंग का क्या कार्य है, तो यह उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक लिंग 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बेजान चीज़ों को नपुंसक लिंग की श्रेणी में रख सकते हैं, पर भाषा में ये स्पष्ट नहीं मिलती। संस्कृत का ही उदाहरण ले, वहाँ दारा स्त्री प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग शब्द है, और कलत्र स्त्री प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग शब्द होते हुए भी नपुंसक लिंग है। हिंदी में किताब प्राकृतिक रूप से नपुंसक लिंग का शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है। दूसरी ओर ग्रंथ प्राकृतिक रूप से नपुंसक लिंग का शब्द होते हुए भी पुल्लिंग है। मक्खी, चींटी, चिड़िया, लोमड़ी, छिपकली आदि हिंदी में सर्वदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूप से पुल्लिंग या पुरुष भी होते हैं। इसी प्रकार बिच्छू तथा गोजर जैसे बहुत से सर्वदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभाविक लिंग से भाषा के लिंग का संबंध बहुत कम है। भाषा में हमने प्राय कल्पित लिंग आरोपित कर लिया है। लिंग का भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख रूप से 2 तरीके भाषा में अपनाए जाते हैं, प्रत्यय जोड़कर या स्वतंत्र शब्द साथ में जोड़कर। जैसे हिंदी में बाघ से बाघिन, हिरन से हिरनी, कुत्ता से कुतिया। अंग्रेजी में शी गोट बकरी, ही गोट बकरा। ऐसा भी देखा जाता है कि एक लिंग में तो कोई दूसरा शब्द है और दूसरे में बिल्कुल दूसरा, जिससे पहले शब्द का कोई संबंध नहीं है। जैसे स्त्री पुरुष, बॉय गर्ल, हॉर्स मेयर, वर वधू, माता पिता, राजा रानी तथा भाई बहन। लिंग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया के रूप बदलते हैं, पर यह सभी भाषाओं के बारे में सत्य नहीं है। हिंदी में आकारांत में तो हो जाता है, जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर अन्यत्र परिवर्तन नहीं होता। जैसे चतुर पुरुष, चतुर स्त्री या सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। सर्वनाम में हिंदी में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पर अंग्रेजी ही, शी, संस्कृत स, तत्, सा आदि में परिवर्तन हो जाता है। इसके उल्टे क्रिया में लिंग के आधार पर हिंदी में परिवर्तन होता है। लड़का जाता है, लड़की जाती है। पुरुष 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। पुरुष के आधार पर
क्रिया के रूपों में परिवर्तन होता है, पर यह बात संसार की सभी भाषाओं में नहीं पाई जाती। एक और संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी आदि में यह है तो दूसरी ओर चीनी आदि में नहीं। पुरुष के आधार पर क्रिया के रूपों में परिवर्तन करने के लिए कभी तो कुछ स्वरों, व्यंजनों या अक्षरों के बदलने से काम चल जाता है। जैसे हिंदी में मैं जाऊंगा, तू जाएगा, और कभी कभी विभक्ति परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे संस्कृत में प्रथम पुरुष भू प्लस ती, मध्यम पुरुष भू प्लस सी, अन्य पुरुष भू प्लस मी। वचन प्रमुख रूप से दो एक वचन और बहुवचन मिलते हैं। वचन के भावों को व्यक्त करने के लिए प्रायः एक वचन के रूप में प्रत्यय, हिंदी में ओ या यो आदि, संस्कृत में ई, यस, ईएस या यस, एस, संस्कृत में ओ, जस आदि लगाते हैं। कभी कभी अपवाद स्वरूप समूहवाची स्वतंत्र शब्द भी जोड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम के कारण कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन रूप क्रिया के विभिन्न वाक्यों, कृत, कर्म, भाव या अर्थों या भावों के रूप संस्कृत धातुओं के परस्मय पद, आत्मनेय पद के रूप और क्रिया के प्रेरणात्मक आदि रूपों के लिए भी भाषा में संबंध तत्व का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार संज्ञा से क्रिया, हाथ से हथियाना, क्रिया से संज्ञा, मार से मार, संज्ञा से विशेषण, अनुकरण से अनुकरणीय, विशेषण से संज्ञा, सुंदर से सुंदरता, संज्ञा या विशेषण से क्रिया विशेषण, तेजी या तेज से तेजी से, नकारात्मकता या आधिक्य आदि बोधक रूपों आदि को बनाने के लिए भी संबंध तत्व की आवश्यकता पड़ती है।